दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत लगती है, इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि अनलॉक 4 में किन चीजों को मिल सकती है अनुमति और किन पर रहेगा प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 4 की 1 सितंबर से शुरुआत हो रही है। महामारी लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए इस चौथे चरण में छूट मिलने के आसार हैं। अनलॉक के चौथे चरण की शुरुआत उस समय हो रही है जब भारत में संक्रमितों की संख्या 34 लाख को पार कर गई है और वायरस से 62,550 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस सप्ताह घोषणा किए जाने वाले अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों को लेकर अधिकारियों ने कहा है कि कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सभी आवश्यक गतिविधियों की छूट दी जा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र द्वारा दिल्ली और एनसीआर में 22 मार्च से बंद हुई मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है। 1 सितंबर से संपर्क रहित टिकटिंग सिस्टम को लागू किया जाएगा और यात्रियों को अब टोकन का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि महामारी मापदंडों का पालन करना आवश्यक होगा। मास्क न पहनना, सामाजिक दूरी न बनाए रखना, दूरी बनाने के लिए खाली छोड़ी गई सीटों पर बैठना, स्टेशन परिसर पर थूकना या फिर कूड़ा डालना जैसे अपराधों को करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। वहीं बार में टेक अवे के लिए काउंटरों पर शराब परोसने की अनुमति होगी। साथ ही आपको बता दें कि सिनेमा हॉल को बंद रखा जाएगा क्योंकि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करने की वजह से केवल 25 से 30% सीटों को भरकर फिल्मों को प्रसारित करना संभव नहीं होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेजों का शैक्षणिक वर्ष 1 सितंबर से ऑनलाइन कक्षाओं के साथ शुरू होगा, जबकि ऑफलाइन कक्षाएं 1 अक्टूबर से शुरू हो सकती हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक आतिथ्य क्षेत्र को राहत देने के लिए सिनेमा हॉल खोलने और रेस्टोरेंट में शराब की अनुमति दे सकता है। और दोस्तों आपको बता दें कि अनलॉक 4 में महामारी हॉटस्पॉट क्षेत्रों से आने वाली घरेलू उड़ानों को कोलकाता में उतरने की अनुमति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हमें 6 महामारी हॉटस्पॉट राज्यों से उड़ान संचालन को फिर से शुरू करने के हमें कई अनुरोध मिले हैं। 1 सितंबर से इन राज्यों दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद से उड़ान सेवाएं सप्ताह में 3 बार फिर से शुरू हो सकती हैं। और साथ ही आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पब और क्लब में अगले महीने से खुलने की उम्मीद है। वहीं राज्य में सप्ताह में 2 बार पूर्ण लॉकडाउन भी रहेगा। अनलॉक के इस चरण में मुंबई में लोकल ट्रेनों का संचालन फिलहाल नहीं होगा। मुंबई पुलिस ने मोटर चालकों को भी चेतावनी दी है कि अगर वे बाहर निकलने के लिए वैध कारण नहीं बताएंगे तो उन्हें रोका जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि चेन्नई ने घोषणा की है कि अंतर राज्य और अंतर जिला गतिविधि के लिए ई पास अनिवार्य होगा। शहर में अनलॉक 4 में शराब की दुकानों और होटलों पर प्रतिबंध को कम किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं कि अनलॉक 4 में और किन चीजों की छूट दी जाए, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लोन मोरेटोरियम की डेडलाइन 31 अगस्त, अब आगे राहत की गुंजाइश नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि बीते मार्च महीने में महामारी को देखते हुए रिजर्व बैंक के निर्देश पर बैंकों ने एक अहम फैसला लिया था। इसके तहत कंपनियों और व्यक्तिगत लोगों को राहत देने के लिए लोन की किस्तों के भुगतान पर 6 महीने की छूट दी गई थी। आपको बता दें कि छूट या किस्त भुगतान पर रोक की अवधि 31 अगस्त को समाप्त हो रही है और अब इसे 31 अगस्त के आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि सूत्रों ने बताया कि कर्ज लेने वाले ग्राहकों के लिए ये एक अस्थायी राहत थी। यदि छूट की अवधि को 6 महीने से आगे बढ़ाया जाता है तो इससे कर्ज लेने वाले ग्राहकों का ऋण व्यवहार प्रभावित हो सकता है और भुगतान की अवधि शुरू होने के बाद चूक का जोखिम बढ़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल लोन मोरेटोरियम एक तरह की सुविधा है जो महामारी से प्रभावित ग्राहकों या फिर कंपनियों को दी जा रही है। इसके तहत ग्राहक या फिर कंपनियां अपनी मासिक किस्त को टाल सकती हैं। इस सुविधा का लाभ लेते वक्त तात्कालिक राहत तो मिलती है लेकिन बाद में ज्यादा पैसे देने होते हैं। मार्च से शुरू हुई ये सुविधा सिर्फ 31 अगस्त तक के लिए है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि सुशांत मामले में सीबीआई आज फिर रिया से करेगी पूछताछ। सिद्धार्थ समेत 4 लोग डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की मुख्य आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से शुक्रवार को सीबीआई की टीम ने करीबन 10 घंटे तक पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसी रिया से शनिवार को यानी कि आज भी पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक रिया से सिद्धार्थ पिठानी, नीरज सिंह, केशव बचनेर और दीपेश सावंत के सामने बैठाकर सवाल पूछे जा सकते हैं।
आपको बता दें कि उधर ड्रग्स मामले की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी भी आज रिया को पूछताछ के लिए समन दे सकती है। दूसरी तरफ टैलेंट मैनेजर जया साहा ने प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी को दिए बयान में कहा है कि उन्होंने कभी किसी को सीबीडी ऑयल जैसा कुछ सप्लाई नहीं किया है। जया के अनुसार सुशांत ने उनसे संपर्क करके बताया था कि वे अवसाद से जूझ रहे हैं, इसी कारण उन्होंने सीबीडी ऑयल को चाय या कॉफी के साथ लेने का सुझाव दिया था। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती जब भी अपने निवास से डीआरडीओ के गेस्ट हाउस जाएंगी उन्हें मुंबई पुलिस सुरक्षा प्रदान करेगी। ऐसा केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई के अनुरोध पर किया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि किसानों को कृषि मंत्री का बड़ा तोहफा, अब बिना आधार कार्ड के भी मिल सकेगा फसल बीमा का लाभ। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। वे किसान जो आधार कार्ड नहीं होने के कारण फसल बीमा योजना से वंचित रहते थे, अब उन किसानों को भी फसल बीमा का लाभ मिल सकेगा। किसानों को ये राहत देने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से फोन पर चर्चा करके अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। आपको बता दें कि दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 6 सितंबर से फसल बीमा के 4,500 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं, लेकिन इसमें बहुत से किसानों के पास आधार कार्ड नहीं है। यही वजह है कि इन 80,000 किसानों के हित में ये बड़ा फैसला लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बड़े रेलवे स्टेशनों का होगा रीडेवलपमेंट। सरकार का है ये मेगा प्लान, बढ़ेंगी सुविधाएं। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले समय में देश के बड़े रेलवे स्टेशनों को आप एक नए और भव्य रूप में देख सकेंगे। दरअसल सरकार ने ऐसे रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का मेगा प्लान तैयार कर लिया है, यानी कि भारतीय रेल में अब बड़ा बदलाव आने वाला है। इसमें कहा गया है कि देश के 123 बड़े रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है, जिसका नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। सरकार ने कहा कि इस मेगा प्लान में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निजी निवेश का टारगेट रखा गया है। आपको बता दें कि इस मेगा प्लान के तहत मौजूदा वित्त वर्ष में 2020-21 में बिडिंग यानी कि बोली प्रक्रिया के जरिए प्राइवेट प्लेयर को 50 रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम दिया जाएगा। प्राइवेट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सरकार ने पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हटा दिया गया है। अब पहली फंडिंग एजेंसी भी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बोली लगा सकेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारी तबाही के लिए दुनिया रहे तैयार। WHO ने कहा कि सर्दी में महामारी होगा और खतरनाक। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के कहर से जूझ रही पूरी दुनिया जहां एक और वैक्सीन के जल्द से जल्द आने की उम्मीद लगाई बैठी है, तो वहीं दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चेतावनी जारी करके लोगों को अलर्ट कर दिया है। WHO की माने तो सर्दी बढ़ने के साथ साथ महामारी भी अपनी रफ्तार तेज कर सकती है। संगठन ने लोगों को तैयार रहने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि WHO के रीजनल डायरेक्टर के अनुसार सर्दियों में यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में महामारी का कहर बढ़ जाएगा। इस दौरान अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और मृत्यु दर में तेजी से इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि सर्दियों के मौसम में युवा आबादी बुजुर्गों के ज्यादा नजदीक होगी, ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा काफी ज्यादा रहेगा। आपको बता दें कि उन्होंने 3 मुख्य कारणों पर फोकस करने की नसीहत दी है। पहला, स्कूलों का फिर से खुलना, दूसरा, सर्दी जुकाम का मौसम और तीसरा, सर्दियों के दौरान बुजुर्गों की ज्यादा मौत। उन्होंने कहा कि ये सब आने वाले समय में खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं, ऐसे में दुनिया को अभी से तैयार हो जाना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जानिए सितंबर महीने में किन किन तारीखों को बंद रहेंगे बैंक। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी के इस समय में हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए और बेवजह सड़कों पर घूमने से बचना चाहिए। ये तब संभव है जब हम अपने प्रतिदिन के कार्यों की लिस्ट बनाकर रखेंगे और पूरी तैयारी के साथ इन कार्यों को निपटाएंगे। आपको बता दें कि बैंकिंग कार्यों के संबंध में भी ये बात लागू होती है। अगर हमें कोई बैंकिंग कार्य बैंक के ब्रांच में जाकर निपटाना है तो हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि किस दिन बैंक की छुट्टी है और किस दिन नहीं। आपको बता दें कि सितंबर महीने में कुछ क्षेत्रीय त्योहार भी पड़ रहे हैं। इन त्योहारों पर देश के कुछ राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। आपको बता दें कि क्षेत्रीय अवकाश संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सबसे पहले 2 सितंबर बुधवार को श्री नारायण गुरु जयंती मनाई जाएगी। इस दिन गंगकोट, कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 6 सितंबर को रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। आपको बता दें कि सितंबर महीने का दूसरा शनिवार 12 तारीख को पड़ रहा है और इस दिन सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 13 सितंबर रविवार को भी सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। 17 सितंबर गुरुवार को महालय अमावस्या के कारण अगरतला, कोलकाता और बेंगलुरु में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 20 सितंबर को रविवार होने के कारण पूरे देश में बैंकों की छुट्टी रहेगी। वहीं 21 सितंबर को श्री नारायण गुरु समाधि दिवस है और इस दिन कोच्चि और
तिरुअनंतपुरम में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इसके बाद 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार होने के चलते सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टी रहेगी। इन छुट्टियों के दिन बैंकों के सभी नियमित कामकाज बंद रहेंगे। ऐसे में आपको भी बैंकिंग कार्य निपटाने हैं इस महीने, तो इन तारीखों का ध्यान रखें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बढ़ सकती है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की तारीख। खाद्य मंत्रालय कर रहा है विचार। दोस्तों आपको बता दें कि खाद्य मंत्रालय एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल के तहत राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू करने की अवधि को मार्च 2021 से आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए बनी एक अधिकारिक प्राप्त समिति की शुक्रवार को हुई इस बैठक में चर्चा की गई। आपको बता दें कि ये बैठक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन समय सीमा के विस्तार की समीक्षा और मंजूरी के लिए बुलाई गई थी। इसी प्रबंधन प्रणाली के तहत एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू किया जाएगा। ये प्रणाली राज्यों के बीच राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के लिए प्रौद्योगिकी समाधान उपलब्ध करवाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार दिल्ली को पूरी तरह से खोलने को तैयार। जाने अभी क्या क्या है बंद। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली महामारी की स्थिति कंट्रोल होने का दावा कर रही है। केजरीवाल सरकार अनलॉक 4 में जिम, मेट्रो समेत सब कुछ खोलने की तैयारी में है। दिल्ली में मेट्रो, जिम और योगा सेंटर अभी बंद हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 में इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी थी, मगर दिल्ली सरकार अनलॉक 4 में सब कुछ खोलने को तैयार है। आपको बता दें कि सरकार चाहती है कि सख्त नियमों के साथ दिल्ली में भी सभी मामलों में छूट दी जाए। दिल्ली सरकार इस मामले में केंद्र के फैसले का इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने खासकर मेट्रो का संचालन शुरू करने के लिए एक बार फिर से केंद्र से अनुरोध किया है। हालांकि सरकार अभी 30 अगस्त तक दिल्ली की स्थिति देखेगी, इसके बाद समीक्षा करके इसका निर्णय लेगी। अगर महामारी के मामले बढ़ने बंद हो गए तो सरकार सब कुछ खोलने की अपनी रणनीति के तहत फैसला लेना आसान रहेगा। जिम, योगा सेंटर, सिनेमा हॉल, मेट्रो, एंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल आदि सब दिल्ली में अभी बंद है। अभी बसों में 20 सवारियों को ही इजाजत है। ट्रायल के तौर पर साप्ताहिक बाजारों को शुरू किया गया है, मगर नियमित तौर पर खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि जापान की उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण 2023 तक बाजार में आने की उम्मीद। दोस्तों आपको बता दें कि दशकों से लोगों का सपना रहा है कि जितना आसान सड़कों पर कार दौड़ाना है, उतना ही आसान काश उसे आसमान में उड़ाना भी होता। ऐसी कार की चाहत सबसे अधिक लोगों के मन में सड़क पर लंबे जाम से फंसने के दौरान होती है। आपको बता दें कि लेकिन अब ये सपना भी सच होता दिखाई दे रहा है। जापान की स्काई ड्राइव इंक ने एक व्यक्ति के साथ अपनी उड़ने वाली कार का सफल परीक्षण किया है। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी ने मीडिया को इसका एक वीडियो दिखाया, जिसमें एक मोटरसाइकिल जैसा वाहन जो जमीन से कई फुट यानी कि लगभग 1 से 2 मीटर ऊंचाई पर उड़ा। ये मोटरसाइकिल एक निश्चित क्षेत्र में 4 मिनट तक हवा में रहा। स्काई ड्राइव की इस परियोजना के प्रमुख ने कहा कि उन्हें 2023 तक उड़ने वाली कार के वास्तविक उत्पाद के तौर पर सामने आने की उम्मीद है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि इसे सुरक्षित बनाना एक कड़ी चुनौती होगी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि वैक्सीन बनाने का दावा करने वाले रूस की चिंता बढ़ी। 24 घंटों में 12 महामारी रोगियों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की वैक्सीन बना लेने का दावा करने वाले रूस ने महामारी से होने वाली मौत का रिकॉर्ड बनाया है। रूस की राजधानी मॉस्को में 24 घंटों में 12 महामारी रोगियों की मौत हो चुकी है। मॉस्को में ये मौत एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही देश में महामारी संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब 4798 के पार पहुंच गई है। आपको बता दें कि मॉस्को में इन 12 मरीजों की निमोनिया का इलाज किया जा रहा था, लेकिन उन सभी को महामारी जांच पॉजिटिव पाया गया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि अब जनधन खाता धारकों को मिलेगा बीमा। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार जनधन खाता धारकों को बीमा सुरक्षा देगी। इसके तहत उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यानी कि PMSBY के दायरे में लाया जाएगा। आपको बता दें कि ये घोषणा प्रधानमंत्री जनधन योजना यानी कि PMJJY की 6ठी वर्षगांठ के मौके पर की गई है। इन 6 वर्षों में इस योजना के तहत देश भर में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जनधन योजना में से योग्य खाता धारकों को जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 साल आयु वर्ग के बैंक खाता धारकों को 1 वर्ष के लिए सिर्फ 330 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि देश में स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा। रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च किया चुनौती स्टार्टअप चैलेंज। दोस्तों आपको बता दें कि देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की प्रतियोगिताएं लेकर आ रहे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि IT मंत्रालय ने एक नया कदम और उठाया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को चुनौती नामक नई पीढ़ी स्टार्टअप चुनौती प्रतियोगिता को लॉन्च कर दिया है।
इसका मकसद देश के टायर 2 शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने 3 साल के लिए 95.03 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसका मकसद चिन्हित क्षेत्रों में काम कर रहे करीबन 300 स्टार्टअप की पहचान करना, उन्हें 25 लाख रुपए तक की शुरुआती राशि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि वीचैट पर अमेरिका और चीन आमने सामने, क्या एप्पल पर पड़ेगी मार। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका वीचैट पर प्रतिबंध लगाता है तो चीन के लोग भी एप्पल कंपनी का बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में सोशल मीडिया ऐप वीचैट को बंद करने की तेजी से मांग उठ रही है। संभावना है कि अमेरिका इसे बहुत जल्द बंद कर सकता है। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वीचैट और वीडियो ऐप टिकटॉक को बैन करने की बात कह चुके हैं। इन दोनों ऐप पर सितंबर महीने में प्रतिबंध लग सकता है। आपको बता दें कि ट्रंप का आरोप है कि ऐसे ऐप से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद अमेरिका और चीन में तल्खी और बढ़ गई है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ट्विटर का बड़ा फैसला, कॉपी पेस्ट ट्वीट पर लगाएगा लगाम। दोस्तों आपको बता दें कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे कि तमाम पार्टी और संस्थाओं के लिए काम करने वाले IT सेल की मुसीबत बढ़ गई है। आपको बता दें कि ट्विटर ने ऐसे ट्वीट को छिपाने यानी कि हाइड करने का फैसला किया है जो कॉपी पेस्ट होगा, यानी कि यदि आप किसी ट्वीट को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं या फिर एक ही ट्वीट को कई लोग ट्वीट कर रहे हैं तो ऐसी ट्वीट को टाइमलाइन से हाइड कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि ट्विटर ने इसकी जानकारी ट्वीट करके दी है और बाकायदा इसे समझाया भी है। ट्विटर ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में उसके प्लेटफॉर्म पर कॉपी पेस्ट वाले ट्वीट की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। एक ही ट्वीट को कई लोग कॉपी करके ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे में हमने ऐसे ट्वीट की विजिबिलिटी को कम करने का फैसला किया है। ट्विटर ने अपनी नई पॉलिसी में ट्वीट को भी शामिल कर लिया है। आपको बता दें कि ऑनलाइन दुनिया में डुप्लीकेट कंटेंट के लिए कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि PMO की तैयारी शुरू। अब लोकसभा और विधानसभा सहित हर चुनाव के लिए होगी एक वोटर लिस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार देश में एक साथ चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। अब इस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाते हुए अपने कार्यालय में इस महीने हुई बैठक में एक आम मतदाता सूची तैयार करने की चर्चा की है। इस सूची का इस्तेमाल लोकसभा, विधानसभाओं सहित सभी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए हो सकता है। सरकार ने आम मतदाता सूची और एक साथ चुनाव को खर्च और संसाधन बचाने के तरीके के तौर पर पेश किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO में हुई बैठक में इससे जुड़े कानूनी प्रावधानों में बदलाव को लेकर चर्चा हुई। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि प्रवासियों को लेकर नीतीश के सुर बदलने के मायने। लॉकडाउन में लौटे 23 लाख लोगों के वोट क्यों हैं खास। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल के स्वतंत्रता दिवस भाषण में एक खास तौर पर जिक्र किया कि राज्य के क्वारंटीन सेंटर में 15 लाख से अधिक प्रवासियों का ध्यान रखा गया जो लॉकडाउन के दौरान गृह राज्य वापस आ गए। मुख्यमंत्री ये बताना भी नहीं भूले कि हर एक प्रवासी को लौटने के बाद 5,300 रुपए दिए गए। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लगभग 21 लाख बिहार के लोगों में से हर एक के बैंक खाते में सीधे 1,000 रुपए भेजे। संयोग से कुछ महीने पहले ही जब देश भर में लॉकडाउन शुरू हुआ तो कुमार प्रवासियों को वापस लेने के खिलाफ थे। 15 अगस्त को वे अपने भाषण के पहले कुछ अंश में प्रवासियों को अपनी सरकार की ओर से दी गई मदद का उल्लेख करते हुए दिखे। चुनाव की ओर बढ़ रहे राज्य के मुख्यमंत्री के लहजे में बदलाव साफ देखा जा सकता था। ये अपने आप में ही प्रवासी वोट की अहमियत को दर्शाता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ऐसा क्या हुआ जो महज 2 साल में बदल गए गुलाम नबी आजाद के सुर। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस में बदलाव की मांग का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद का 2 साल पुराना एक वीडियो काफी चर्चा में है। ये वीडियो 18 मार्च 2018 का है जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का महाअधिवेशन हुआ था। वीडियो में आजाद एक प्रस्ताव में कांग्रेस अध्यक्ष को कार्य समिति के सदस्यों के नामांकन के लिए अधिकृत करते हुए सुने जा रहे हैं, जबकि अब उनका कहना है कि कांग्रेस कार्य समिति यानी कि CWC के लिए चुनाव कराए जाने चाहिए। आपको बता दें कि गांधी परिवार के वफादार नेताओं ने अब मांग उठाई है कि अब सभी बागी यानी कि पार्टी से नाराज नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए जिन्होंने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देशों की अवहेलना की है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बिजली बिल माफी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा कि उपचुनाव से पहले बांटे जा रहे हैं लॉलीपॉप। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने महामारी काल में बड़ी राहत देते हुए छोटे उपभोक्ताओं से 31 अगस्त तक का बकाया बिजली का बिल माफ कर दिया है।
उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले को कांग्रेस ने लॉलीपॉप बताया है और कहा है कि सरकार भोली भाली जनता को ऐसी घोषणाएं करके ठग रही है। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 31 अगस्त तक छोटे उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। इस रियायत के संबंध में राज्य ऊर्जा विभाग की तरफ से बाकायदा आदेश भी जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि आदेश के मुताबिक 1 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं इस आदेश से सरकार ने कांग्रेस के दावों को भी विफल करने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस ने राज्य सरकार को गरीब उपभोक्ताओं का बिल नहीं माफ करने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। और आपको बता दें कि दिल्ली के कई हिस्सों में हुई झमाझम बारिश, फिर पानी पानी हुई सड़कें, लोग परेशान। दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार को बारिश के बाद लोगों को उमस भरे मौसम से राहत मिली। पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, बारापुला फ्लाईओवर और निजामुद्दीन में बारिश हुई है। वहीं कुछ समय से भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें एक बार फिर से पानी पानी हो गई हैं। जगह जगह जल भराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनपद और मिंटो ब्रिज समेत कई जगह सड़कें पानी से लबालब दिखी। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने आकाश से बादल छाए रहने और शाम तक मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था और साथ ही बारिश से निचले क्षेत्रों में पानी भरने और यातायात बाधित होने की चेतावनी दी थी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।